हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 9 आ चुका है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से दिखाया जाता है कि जिन्हों ने सबको मार दिया है और उसको एलेजर ऑफ लाइफ का जो लास्ट इक्विपमेंट था वो भी उसे मिल चुका है। उसका लास्ट आइटम था प्यूरिफाई ब्लड ऑफ शेडो मोनार्च, और इसको मिलते ही वो उसकी क्राफ्टिंग को शुरू कर देता है। एलेजर ऑफ लाइफ उसे हासिल हो जाता है गाइस। और यहाँ क्राफ्टिंग करते वक्त जिन्हों को बहुत ही पसीना आ रहा है, क्योंकि इसका एक रूल था कि इस क्राफ्टिंग का सक्सेस रेशियो तब डिसाइड होगा जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जिन्हों कितना इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से इसकी क्राफ्टिंग होगी। इसीलिए गाइस वो डर रहा था कि यार इसकी सक्सेस रेट अच्छी होगी या नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्राफ्टिंग सक्सेसफुली होता है, और ये क्राफ्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद जिन्हों को पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ को सही कर देगा, लेकिन क्या ये इंटरनल की जो खराबी है उसे सही कर पाएगा या नहीं, वही चीज़ को सोचता ही रहता है। और अदर साइड हम देखते हैं कि आयरन एक जो बैरन का ड्रैगन था उसका सर ले आता है, उसको जोड़ के वो भी इसे हरा अपने टीम में रख लेता है एक ड्रैगन को, और इसका नाम रखता है कैसल। यस गाइस, इसका नाम कैसल होता है। एक ड्रैगन भी हमारे पास आ चुका है अब हमारी टीम में। हमारी टीम धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है अब। गाइस एक स्पॉइलर है कि ये कैसल बहुत ही कम वक्त के लिए जिन्हों के पास रहता है, ये मर जाता है आगे जाके, लेकिन ये ज़्यादा लॉयल रहता है जिन्हों के लिए। और यहाँ जिन्हों को एक नई पावर मिली है जिससे वो शैडो एक्सचेंज कर सकता है अपने किसी भी सोल्जर के साथ। मतलब कि गाइस अगर उसका सोल्जर कहीं पे भी है तो वो जिन्हों उसकी जगह पर अदला बदली कर सकता है। इसीलिए वो अपनी माँ के पास बहुत जल्दी पहुँच जाता है, और ये एक बार यूज़ करने के बाद 3 घंटे बाद ही इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, कूल डाउन होने के बाद ही। इसीलिए इसको हर 3 घंटे में एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। फिर जिन्हों एसल को बोलता है कि तुम अपने घर पे चले जाओ और ज़िंदगी में रहें दोबारा तो हम फिर से मिलेंगे, किस्मत ने अगर चाहा तो। और एसल जैसे ही उसे रोकने वाली होती है, वो बोलने वाली होती आई आई करके रह जाती है, तब तक जिन्हों वहाँ से चला जाता है और अपना एक सोल्जर छोड़ जाता है। और जिन्हों को क्योंकि आगे अपनी जर्नी पूरी करनी है इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है, और जिन्हों अपनी सोल्जर का जगह एक्सचेंज करके वहाँ पे पहुँच जाता है अपनी दुनिया में। और यहाँ पे जिन्हों कैसल को बुलाता है और जिन्हों को कैसल लेकर चला जाता है वहाँ पे अपनी माँ के पास, और वहाँ पे छोड़ देता है। और यहाँ पे जिन्हों का सीन थोड़ा कट होता है। फिर हम आगे देखते हैं वो जिनचल और मिस्टर गो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वही प्लान बना रहे थे कि कैसे क्वीन को मारेंगे जाके, मतलब कैसे क्या करना है, ये सारे प्लान बना रहे थे कि क्वीन को अलग कर देंगे सारे आर्ट से, उनकी मैजिकल पावर से। हम अपनी सारी मैजिकल पावर यूज़ करेंगे क्वीन को अलग करने के लिए। जैसा कि गाइस ये प्लान सबको पहले से ही पता है। और यहाँ पे मिस्टर गो कहते हैं कि मिस्टर संग से बात हुई या नहीं। वो जिंचल बताता है हाँ वो आ रहा है यहाँ पर। फिर से सीन कट होता हमें दिखाया जाता है बाइकन्यू और यूनवू का मोमेंट। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मेन विंगू है वो यहाँ पे एक एस रैंक हीलर है। वो चाहता है कि मैं एक उसने अभी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया है क्योंकि वो खून खराबा नहीं देखना चाहता है। गाइस जैसा कि होता है कि हीलर जो होते हैं वो लोगों को हील करते हैं, वो सही करते हैं, तो इसलिए उनको खून देखना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो इस काम को छोड़कर एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहता है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है मेन विंग जो है ये बिग क्यूनी का बेस्ट फ्रेंड है। और ये भी हमें पता चलता है कि ये बंदा सबसे कम उम्र में रिटायरमेंट ले चुका है इस पूरे वर्ल्ड में, एक हंटर होने के बावजूद भी। ऊपर से इसको कुछ हुआ भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो रिटायरमेंट लेते हैं वो इंजर्ड होने के बाद ही लेते हैं या कुछ ऐसा कारण हो तब जाके, लेकिन इसके में ऐसा कोई कारण नहीं था। और जैसा कि हमको पता है कि मिस्टर गो ने 4th रेट मारने के आदेश दे दिए हैं, इसीलिए बिग क्यूनी यहाँ पे परेशान थे कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बिग क्यूनी से पूछता है क्या क्या तुम सच्ची में जाने वाले हो, तो बिग क्यूनी कहता है कि हाँ मुझे सच में जाना है। मिंगू कहता है कि तुम्हें पता है ना मेन्सू के साथ क्या हुआ था, मतलब उनका एक दोस्त था वो कैसे मारा था, ये चीज़ दिखाई जाती है इसमें। मैं वहाँ पे इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वो आर्ट्स अगर इस कंट्री में आ गए तो कोई नहीं बचा। हमारे पास तो फिर भी पावर्स है, लेकिन आम लोगों के पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए उन्हें कौन बचाएगा। इसीलिए मैं वहाँ जाके उन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ पे बिग ये भी कहता है कि अगर मैं अभी नहीं जाऊँगा तो ये आर्ट्स अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर भी फाइट तो करनी ही पड़ेगी,
इसीलिए वहीं जाके करना पड़े तो सही है। फिर मैंने विंगू कहता है कि तुम मुझे अगर इनवाइट करना चाहते हो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, ये समझ लो। तो बिग कहता है कि मैं तुम्हें इन्वाइट करने नहीं आया हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें इन्वाइट करने नहीं आया, मैं यहाँ पे तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि वहाँ से जिंदा आने की तो कोई गारंटी मुझे नहीं लगती है। और यहीं पे ये सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनू की माँ का सीन। जिनू यहाँ पे आ चुका है हॉस्पिटल में। वो जाके अपनी मॉम के पास बैठता है और गले पे जो स्कार का जो निशान होता है वो उस चीज़ को याद करता है कि बचपन में जो हुआ वो उसी के कारण हुआ। माँ ने उसकी चिंता करी, उससे पूछा कि तुम हर्ट तो नहीं हो, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसकी माँ ने उसे हक कर लिया उसी टाइम ही। गाइस ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है इस एपिसोड में। और जिनवू फाइनली एलिजर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी मॉम को पिलाने जाता है और कहता है कि मेरी मॉम तो इसे पी नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो होगा सही, क्योंकि आज तक मेरे साथ जो भी हुआ है वो मिरेकल से कम तो नहीं है। और वो भरोसा करता है इस चीज़ पे और वो अपनी माँ को एलिजर ऑफ लाइफ को पिला देता है। जैसे ही लेज़र ऑफ लाइफ जिन्हों ने अपनी मॉम को पिलाया वैसे ही स्कार था वो सारा चीज़ सही हो गया, फेस का स्ट्रक्चर भी सही हो गया जिन्हों की मॉम का। यहाँ पे सारा चीज़ सही हो गया था, बस अभी उसकी मॉम उठी नहीं थी। और जिन्हों यहाँ पे सोच रहा होता है क्या ये सब काम करेगा या नहीं। और जिन्हों आगे ये भी कहता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैं अपनी माँ को सही कर सकूँ दोबारा से। और वो बोलता है अपनी माँ को, प्लीज़ वेकअप मॉम, अब तो उठ जाइए। इट्स वेरी इमोशनल सीन गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था ये सीन। जिन्हों का जो गोल है वो यही था कि मैं अपनी माँ को दोबारा से सही कर सकूँ, इसीलिए तो वो इतने ज़्यादा लोगों से, मतलब इतने ज़्यादा मॉन्स्टर से लड़ कर यहाँ पे लेज़र ऑफ लाइफ को लाया है। A1 पिक्चर वालों ने ये सीन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। मानवा से ज़्यादा इमोशनल सीन इस एनीमे में दिखाया गया है। और गाइस ये एनीमे इस सीन ने बिल्कुल रुला के रख दिया था। और फिर यहाँ पे जीना का सीन दिखाया जाता है, जिनू की बहन का। वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही हो, कह रही कि मुझे आज पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए वो कहती है कि चलो मैं मॉम से मिलकर आती हूँ, मॉम के पास जाती हूँ हॉस्पिटल में। और गाइस आगे का मोमेंट सबसे बढ़िया मोमेंट एकदम। A1 पिक्चर वालों ने बहुत अच्छा बनाया है इसको। और जिन्हों की मॉम यहाँ पे जाग जाती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन डाला गया है इस मोमेंट में। तो जिन्हों की आंसू निकल जाते हैं गाइस, वो रोने लग जाता है अपनी माँ को देखते। जिन्हों की मॉम उठते ही कहते हैं, तुम जिन्हों हो ना, मैं यहाँ पे कितने सालों से सो रही हूँ, लेटी हूँ मतलब। फिर जिन्हों कहता है 4.5 साल, 4 साल मतलब गाइस। फिर मॉम दोबारा से पूछती हैं कि जीना कैसी है, इसे ठीक है। फिर जिन्हों की मॉम कहती कि तुमने मेरा वादा पूरा करा, तुमने सबका ख्याल रखा और तुम पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। जिन्हों की मॉम कहती कि तुम, मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये सब सुनते ही जिन्हों के हाथ गालों पर जैसे उसकी माँ हाथ रखती है, जिन्हों रोने लगता है और वो रोता ही रहता है गाइस। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाया गया है, क्योंकि पहली बार हमने जिन्हों को इस तरीके से रोते हुए देखा है, वरना वो पहले डर कर रोता था और आज वो खुशी के मारे रो रहा है। गाइस सच में A1 पिक्चर वालों ने कमाल कर दिया इस सीन को बना के। ट्रस्ट में गाइस बहुत ही बढ़िया बनाया है सीन। और ये सारी बातें जब डॉक्टर्स को पता चलती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक पेशेंट जो इंटरनल मर्डर्स के साथ जाग गई और उसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। जाहिर सी बात है, शौक तो होंगे ही। और फिर वहाँ पे जीना पहुँच जाती है। जीना भी अपनी मॉम को गले लगा के रोने लग जाती है। और जिन वो ये सब चीज़ देख के कहता है कि फाइनली जो मेरे एफर्ट्स थे वो आज काम आए। आज मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ कि मैं एक हंटर बन चुका हूँ। और जिन वो अब एक गिल्ड का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ है अब। जिन वो इस चीज़ को, डिस्टेंस को देख पा रहा था। और फिर हम आगे देखते हैं मिस्टर गो सब अनाउंस करने वाले थे पूरी दुनिया के सामने कि मिस्टर गो कहते हैं कि इस सिचुएशन में हंटर एसोसिएशन यहाँ पे अनाउंस करता है 4th रेड मिशन जेजो आइलैंड। दोबारा से जिन्हों की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है और जिन्हों यहाँ पे सोच रहा होता है, क्या मैंने कोई ऐसी लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जो ख़तरा हो आगे जाके। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस लाइन की इम्पोर्टेंस तुम आगे देखोगे। और यहाँ पे उसकी माँ एक फैमिली फ़ोटो उठाते हैं जिसमें उसके पापा होते हैं, कहते हैं कि तुम भी एक हंटर बन चुके हो, मैंने न्यूज़ में देखा। और तुम्हारे पापा भी एक हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे, उनको बहुत कूल लगता था लोगों को बचाना, इसीलिए मैंने उनसे शादी करी थी। बीच में फिर जिना बताती कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ अभी। फिर लास्ट में इस मोमेंट के बाद
जो हमें देखना था वो दिखाया जाता है। थॉमस एंड्रे का थोड़ा सा सीन यहाँ पे दिखाया जाता है गाइस। मैं बता दूं कि ये थॉमस एंड्रे एस रैंक से भी पावरफुल एक हंटर है। ये अमेरिका का नेशनल टाइप हंटर है गाइस। मिस्टर गो से बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पे एनीमे में दिखाया नहीं गया है इन बातचीत को, बल्कि दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सा सीन भी काफ़ी है। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि थॉमस के पास एक नेशनल मिलिट्री जितनी पावर है अकेले के पास, ये बहुत पावरफुल है। और फिर हम इस मोमेंट के बाद देखते हैं मिस्टर गो और जिनवू दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मिस्टर गो कहते हैं जिनवू से कि हमें तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है, और मिस्टर गो कहते हैं क्या तुम हमारी मदद करोगे इस रेड में। और जिनवू जैसे ही कुछ बोलने वाला है वो किसी को महसूस करता है, मतलब मैजिकल वेव्स को महसूस करता है जो लोग लड़ रहे होते हैं बाहर। मिस्टर गो कहते हैं चलो हम भी चलते हैं, वहाँ पे सबके सब एस रैंक हंटर हैं। और यहाँ पे मिस्टर बिग लड़ रहे होते हैं अपने एक साथी के साथ, और यहाँ पे पता चलता है जिनवू कहता है कि ये लोग गो बैक क्यों कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जोजोंग आते हुए बताता है कि यहाँ पे कोई भी अपनी फुल ताकत से नहीं लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तबाही मच जाएगी अगर कोई भी अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा तो। और यहाँ पे कई सारे हंटर्स होते हैं, और यहाँ पे फिर हम फाइनली देखते हैं जापान के सारे हंटर्स को। यस गाइस, यूजी जो होता है वो नोटिस करता है जिनवू को ये किस टाइप का हंटर है, तो उसे पता चलता है ये मेष टाइप का हंटर है। जिनवू को जैसे ही यूजी देखता है, थोड़ा सा उसका जो ऑरा है वो थोड़ा डार्क है जिनवू का। सब बात हो ही रही थी तो हानिका इस बीच में कह देती है कि ये सब बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, ये लोग ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, लोगों को देख के लगता ही नहीं ये एसरेक हंटर है। यहाँ पे हानिका जापानीज में बात कर रही थी, उसे लगा कि यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पे कोरियन हंटर जोंगजू को सब पता चल जाता है कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे कमज़ोर, हम लोगों को कमज़ोर बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तभी यूजी ऑफ़र करता है कि हम जितने भी एसरैंक हंटर है जापान के और कोरिया के, उसमें से 5 हंटर कंपाइड करते हैं, मतलब लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। और इस फाइट का रूल ये होगा, अपोनेंट अगर तुम्हारे बैग को या पकड़ लेता है तो तुम यहाँ पे ख़त्म, हार जाओगे। अगर कोई फ्लोर पे गिर भी जाता तो भी वो आउट माना जाएगा। और एक लास्ट रूल ये होता है कि यहाँ पे एक एक करके नहीं, सब एक साथ लड़ाई करेंगे। और यहाँ पे दोनों तरफ से 5-5 हंटर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और ये लड़ाई स्टार्ट होने ही वाली होती है। उतने देर में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये फाइट देखने वाले हैं गाइस। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। और ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा।